गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से जनतंत्र का जन्म का अध्ययन पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। आज इसी कविता का शेष पद का हम लोग अध्ययन करेंगे और भावार्थ अर्थ को जानेंगे। तो आइए आज हम लोग पेज नंबर 130 का पद संख्या 3 से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आदर्श वाचन कविता का हम लोग करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ को जानेंगे या उसके अर्थ को जानेंगे। इस पंक्ति में कवि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पद संख्या का आदर्श वाचन मैंने पद संख्या 3 से लेके 5 तक का किया। अब 3 से 5 के बीच में इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या के रूप में आपको मैं बताऊंगा। तो अर्थ के रूप में हम लोग जानते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनमत का विशेष महत्व होता है। यानी जो जनतंत्र का जो शासन है उसमें हम लोग मनुष्य जनता लोगों का एक विशेष बड़ा ही महत्व होता है। सत्ता जनता के हाथ होती है, लेकिन नेताओं को यह महसूस होता है कि जनता एक फूल के समान है। नेताओं को अपने ऊपर घमंड है, ये वो नहीं जानते हैं कि सत्ता वो चलाने वाले वो हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है तो जनता के हाथ में है, और वे जनता को एक कोमल फूल के समान समझते हैं। जब इच्छा हो उसे अपने अनुकूल बना लो, अबोध बच्चा मान को उसे कुछ देर स्वार्थ सिद्ध करते हो, और जब मन हो उसे तोड़ लो, जब मन उसे मड़ोड़ लो। एक अबोध बच्चा यानी दूध मुँहे बच्चे की तरह हम लोग को वह समझते हैं कि जब बच्चा घर में रोता है या कुछ के लिए खोजता है तो उसे कुछ खिलौना या कुछ पकड़वा दिया जाता है तो वो बच्चा चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। उसी तरह हमारी जो सरकारें हैं हम लोग को समझती हैं कि जब जब हम लोग कुछ परेशानी आता है तो कुछ प्रलोभन देके, कुछ लालच देके उस समस्या का थोड़ा समाधान करके हम लोग को वह चुप करा देती है, और निरंतर वह वही कार्य करते रहती है जिसे उसको वह करना है। जनतंत्र में ऐसा सदैव संभव नहीं होता है, क्योंकि जनता जब जनमत का मूल्य समझ जाती है तब शासन के विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब शासन के विरुद्ध जनता का क्रोध यानी गुस्सा फूटता है तब शासन की अच्छी से अच्छी नींव हिल जाती है। भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे संभालना सरकार के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए कवि देश के सत्ताधारियों को सचेत यानी आगाह करते हुए कहते हैं कि जनतंत्र का उदय हो गया है, इसलिए जनता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होने पर शासन का टिक पाना संभव नहीं है। जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है, जागृत हो चुकी है, इसलिए उसके ऊपर शोषण करना बंद करो, अन्यथा बहुत ही बुरी स्थिति आपकी होगी, और इस स्थिति के कारण शासन का टिक पाना जनता के सामने संभव नहीं है। और इसमें बताया गया लाइन में मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, इस लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
क्योंकि फूल पर जनता की शक्ति की संभावना प्रकट की गई है। कविता में समाशोकित अलंकार की छटा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है और भाषा सहज और सरल प्रेरणादायक है। आगे है, हम लोग अध्ययन करते हैं आगे पद को। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अबों शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमर कवच उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो पिछले पद में हमने कुछ कठिन शब्द का अर्थ को छोड़ दिया था, मैं उसको पुनः दोहरा देता हूँ। जैसे था एहसास मतलब महसूस करना, दूधमुही मतलब नवजात शिशु, भूडोल मतलब भूकंप या धरती का हिलना, बवंडर मतलब तूफान, कोपाकुल मतलब क्रोध से बेचैन, भ्रिकुटी मतलब भौवें। और अभी जो पद संख्या 5, 6 और 7 है उसके कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। हुंकार मतलब गरजना, उखड़ जाना मतलब टूट जाना, ताज मतलब मुकुट, ताव मतलब शक्ति, काल मतलब समय, शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्ष, गवाच मतलब खिड़की, अंबर मतलब आकाश, वृक्ष मतलब कलेजा, वक्ष मतलब जो दिया हुआ कलेजा, विराट मतलब विशाल, तिमिर मतलब अंधकार, जगत मतलब संसार, कोटि मतलब करोड़, हित मतलब कल्याण और अभिषेक मतलब किसी राजा का तिलक करना। तो कवि दिनकर जी इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग को कहते हैं कि संगठित जनता जब सत्ता के विरुद्ध यानी एक जगह जब जागृत हो जाती है, जनता जमा हो जाती है, संगठित हो जाती है, तब सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, तो महान से महान शासक की सत्ता भी, शासन भी, शासक जो करते हैं हम लोग के ऊपर शासन करते हैं, वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस भयंकर वातावरण में सिंहासन हिल उठता है। संगठित अगर कहीं एक जगह भीड़ इकट्ठी हो जाता है और वह भीड़ किसी के विरुद्ध खड़ा होता है या टूट पड़ता है, तो वहाँ किस तरह का हलचल पैदा हो जाता है, यह आप आए दिन आए समाज में देखते हैं अपने आँखों से। मान लें उदाहरण के लिए आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, कहीं किसी कारण में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी गलती नहीं रहती है, मान लीजिए गाड़ी वाली की गलती, तो उसे पकड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे मारने पीटने की कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके विरोध करने के लिए। इसी तरह बोला गया है कि हम लोग भी संगठित होकर, समुचित होकर शासक का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जनता के इस विकराल विरोध का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। ऐसे परिवेश में समय की धारा जनता के अनुसार बनती अथवा बदलती है। अर्थात कहने का मूल भाव है कि संगठन में इतनी शक्ति होती है कि समय की धारा संगठन के अनुकूल बदल जाती है। कवि कहता है कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद देश में स्वतंत्रता की नई किरण दिखाई पड़ी है। यह सफलता जनता के त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप ही मिली है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से देश का गौरव बढ़ा है और विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र की स्थापना हुई है। कवि कहता है कि यह विजय भारतीय जनता की है, इसलिए जनतंत्र की स्थापना प्रजा के कल्याण के लिए हुई है, क्योंकि इस शासन पद्धति में शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन जनमत प्रधान होता है।
यानी जो शासन कर रहे हैं उनको बनाने वाले मनुष्य जनता लोग ही हैं, क्योंकि वही लोग, हम लोग जैसे ही लोग मताधिकार का जो प्रयोग करते हैं, उन्हीं लोग चुनकर उनको शासक पर हम लोग बैठाते हैं, तभी वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शासन जनमत प्रधान होता है। आइए अंतिम पद है, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राजप्रसादों में तह खानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसमें इस पद में कुछ शब्दार्थ हैं। आरती मतलब स्वागत करना, मूरख मतलब मूर्ख, राजप्रसाद मतलब महल न कि राजा का प्रसाद, फावड़े मतलब कुदाल, राजदंड मतलब राज्य का अधिकार, धूसरता मतलब मटमैला या गंदा। तो इस पंक्ति के माध्यम, दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय भारतीय जनता को है, इसलिए उन्हें मेहनत कशों की आरती होनी चाहिए। यानी ये सब जो एक संपूर्ण भारत बनाने में, स्वतंत्रता प्राप्ति में, वो आम जनता का ही श्रेय जाता है, और वैसे मेहनत करने वालों का निश्चित रूप से हमें स्वागत करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। जिनके परिश्रम पर देश का विकास आधारित है, वह मंदिरों में नहीं, महलों में नहीं, गर्भगृहों में रहने वाले विलासी व्यक्तियों के नहीं, बदले उस लोगों की पूजा करनी चाहिए जो दिन रात खून पसीना बहाकर देश के आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। अर्थात कृषि, किसान के बारे में बताया जा रहा है। जिनके परिश्रम के बल पर शासक महलों का आनंद लेते हैं, इसलिए कवि शासन करने अथवा राज्य का अधिकार वैसे लोगों को देने की सलाह देते हैं जो स्वयं गर्मी, वर्षा तथा सर्दी का कष्ट सहकर, स्वयं आधा पेट खाकर, खेत खलिहानों में पसीना बहाकर, दूसरों का महल तैयार करके स्वयं टूटी झोपड़ी में रहता हो। अतः कवि के कहने का मूल भाव है कि शासन की शक्ति उन हाथों में होनी चाहिए जो स्वयं भूखे रहकर दूसरों का क्या पेट भर सकता है। इसलिए कवि जनता का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। और जब इस तरह का शासक सत्ता में बैठेगा, जो दूसरों की भूख को भूख समझेगा, दूसरों की गरीबी को गरीबी समझेगा, दूसरों के मेहनत को मेहनत समझेगा, अपनी विलासतापूर्ण जीवन छोड़कर वो दूसरों के साथ रहने के लिए ललाहित होगा, समर्पित होगा, तो निश्चित रूप से वैसे शासक को हम लोग को बैठाना है, और वैसे ही शासक हमारे देश का उद्धार कर सकता है। इसलिए सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिलेगा उनके शासन काल में। आज दिन हम लोग देखते हैं किस तरह बंधन में हम लोग जीते हैं, किसी के अधीन में जीते हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप के अभी भी जी नहीं पा रहे हैं। बोला जाता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग गुलामी की जंजीरों में कुछ शासकों की वजह से गुलाम जैसा ज़िंदगी जीते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनतंत्र का जन्म का शेष भाग का अध्ययन किया। इस तरह से आपका ये कविता पूरी तरह समाप्त हुआ। अगले वीडियो में या नोट्स के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ अभी भी बहुत छात्राएं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और वो मैसेज करके कहते हैं कि सर हमें इसका प्रश्न अभ्यास का आंसर चाहिए या इस पद का आपको अर्थ चाहिए। इसलिए मैं फिर बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आपकी पढ़ाई में सुविधा हो। धन्यवाद।